नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ हिंदी में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट का चार्ट नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने कहा था कि मैनेजमेंट का पूरा कोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो मैनेजमेंट का पूरा कोर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माई नोट्स, बेस्ड ऑन माई चार्ट। तो ये जो मैंने मैनेजमेंट का नोट्स बनाया था, बहुत रिसर्च करने के बाद उस नोट्स को मैं चार्ट के फॉर्मेट में लेकर के आया हूँ और आपको मैं पढ़ाता हूँ। ये चार्ट का फॉर्मेट से क्या होता है, आपको याद करने में आसानी होती है और समझने में भी आसानी होता है। ये चार्ट के बेस पे ही मैं मैराथन सेशन लेकर के आऊँगा एग्ज़ाम से 10-12 दिन पहले। तो उस मैराथन सेशन का मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए आपको ये चार्ट डिटेल में देखना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा। तो ये जो है चार्ट नंबर 10 है। इससे पहले चार्ट नंबर 1 से लेकर के चार्ट नंबर 9 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। वो आप ज़रूर जाकर के देखें, वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग चार्ट नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने क्या-क्या देख रखा है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। मोटिवेशन हम लोगों ने देखा कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशनल प्रोसेस क्या है और मोटिवेशनल थ्योरीज़ में कंटेंट थ्योरीज़ क्या होता है और प्रोसेस थ्योरीज़ क्या होता है। फिर एक-एक करके हम लोग कंटेंट थ्योरीज़ पढ़ने लगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि अल्डर्फर हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स क्या कहता है। फिर फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी देखा, इसका क्रिटिसिज्म देखा। फिर हम लोग मैकग्रेगर का थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई देखे। फिर हम लोग थ्योरी जेड क्या होता है, इंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है, हेनरी मरे का मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी क्या है, ये सब देखे। फिर हम लोग प्रोसेस थ्योरी में आ गए। प्रोसेस थ्योरी में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ब्रूम एक्सपोर्टेंसी थ्योरी क्या है, उसके बाद एडम सिक्योरिटी थ्योरी क्या है। ये दोनों हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं हैकमैन एंड ओल्डहम का जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल क्या है, पॉटर एंड लॉलर मॉडल क्या है। तो ये जो है चार्ट नंबर 10 है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रोसेस थ्योरी में हमारे सिलेबस में सिर्फ एडम सिक्योरिटी थ्योरी था और ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी था। तो फिर आपका सवाल उठेगा कि हम लोग ये एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं। एक्स्ट्रा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भले ही ये आपका सिलेबस में ना दिया गया हो, लेकिन मैनेजमेंट का ये सब मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे इनडायरेक्टली आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी। भले ही वो सिलेबस में नहीं दिया है, फिर भी आपसे सवाल पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका सवाल देखा गया है, इसीलिए मैं ये सब आपको पढ़ा देता हूँ। तो ये सब जो है, ये आपको नॉलेज के लिए रखना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज इसको रट लो, रटने का दरकार नहीं है, लेकिन इसको आप जरूर समझ करके रखो, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आएगा, एमसीक्यू आएगा, तो आप जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हैकमैन एंड ओल्डहम का जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल देखते हैं। पहले रफ में समझेंगे, फिर हम लोग चार्ट में आएंगे। हैकमैन एंड ओल्डहम का जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल, हैकमैन एंड ओल्डहम का जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। देखिए, इसका नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। हैकमैन एंड ओल्डहम वो आदमी का नाम है जिसने ये मॉडल दिया है। जॉब का मतलब होता है काम और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गुण। तो काम में वो कौन सा गुण होना चाहिए, काम में वो कौन सा फीचर होना चाहिए, काम में वो कौन सा गुण होना चाहिए, काम में वो कौन सा फीचर होना चाहिए जिसके वजह से एक आदमी मोटिवेटेड फील करेगा। ये मॉडल में यही कहता है कि काम में वो कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा फीचर होना चाहिए जिसके कारण, जिसके वजह से एक आदमी मोटिवेटेड फील करेगा। तो काम में कौन सा गुण होना चाहिए, अब आपको गुण बताना पड़ेगा। तो इस मॉडल में गुण बताया गया है और वो गुण किस तरह से एक आदमी को मोटिवेटेड फील करा देगा, वो भी बताया गया है। तो वो भी देखते हैं अब। तो ये मॉडल क्या कहता है कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अच्छा हो, तब तो काम करने में मजा आता है, आदमी मोटिवेटेड फील करता है, अदरवाइज नहीं रहता है। तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एक काम में, एक जॉब में क्या क्या गुण होना चाहिए कि एक इंसान मोटिवेटेड फील करे। तो सबसे पहले स्किल वैरायटी होना चाहिए। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा स्किल लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक सामान लेकर के वहां पहुंचाने बोल रहा है और वो सामान लेकर के यहाँ पहुंचाने बोल रहा है। ये तो लेबर वाला काम हो गया। लेबर वाला काम में किसको मोटिवेशन आएगा। तो एक काम में मल्टीपल स्किल यूज होना चाहिए। तो स्किल वैरायटी डिमांड करना चाहिए कोई भी जॉब, तब तो मजा आएगा। ठीक है, दूसरा टास्क आइडेंटिटी। आपको जो भी काम करने दिया गया है, वो काम को आप समझते हैं कि ये काम को करने से
क्या मिलेगा हमको और ये काम किस तरह से करना है। अगर टास्क यानी कि जो काम है उसका आइडेंटिटी आपको मालूम है कि ये काम किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये काम क्यों करना है और ये काम किस तरह से होगा, ठीक है। तो पहला, जहां पर बहुत सारा स्किल यूज हो। दूसरा, जहां पर जो काम आपको दिया गया है वो काम आपको मालूम हो कि किस तरह से करना है, ठीक है। और तीसरा, टास्क सिग्निफिकेंस, ये टास्क क्यों जरूरी है, ये टास्क अगर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर ये चीज आप जानते हैं तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि आपको एक जॉब दे दिया गया है कि आपको सिंगापुर में जाकर के एक मार्केटिंग का ये करना है, अपना प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना है, ठीक है, ताकि सिंगापुर में भी आपका प्रोडक्ट बिके। तो वहां पर आपका स्किल वैरायटी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले वहां जाना पड़ेगा, सिंगापुर में जो लोग हैं उनसे आपको बात करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। तो आपका मल्टीपल स्किल काम आ रहा है, जैसे कि कम्युनिकेशन, बात करने का, ठीक है, बहुत सारा चीज को हैंडल करना है, अपना जो टीम आप लेकर के गए हैं उस टीम को हैंडल करना है। तो बहुत सारा स्किल वहां पर यूज हो रहा है। दूसरा, टास्क आइडेंटिटी, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। आपको वहां पर करना है मार्केटिंग, जिससे कि आपका सामान बिके सिंगापुर में भी। तो ये उसको क्लैरिटी है, तभी वो वहां पर जाकर के काम कर सकता है। और तीसरा चीज है टास्क सिग्निफिकेंस, वो जानता है कि अगर सिंगापुर में अगर हम ये मार्केटिंग ठीक से नहीं करें तो क्या होगा कि सिंगापुर का आदमी के बीच में हमारा जो प्रोडक्ट है उसका बैड मार्केटिंग चला जाएगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बुरा प्रभाव नहीं करना है, अच्छा प्रभाव डालना है, अच्छा इंप्रेशन डालना है। इसके लिए उसको टास्क का सिग्निफिकेंस भी मालूम है, टास्क का इंपॉर्टेंस भी मालूम है। तो ये तीन चीज मालूम होगा तब एक इंसान जो है उसको वो जॉब मीनिंगफुल लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार काम करने का कुछ मतलब तो है, मीनिंगफुलनेस आएगा, ठीक है। ये तीन जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स से। और एक जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोनॉमी, मतलब आपको जो भी काम करने के लिए दिया गया है उसमें आपको छूट दिया गया है। ऐसा नहीं कि आपको काम करने दे दिया गया है लेकिन उसको बांध दिया गया है, समझे। मतलब कि जैसे आप सिंगापुर में गए हैं मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन आपका बॉस इंडिया से ही कॉल कर रहा है, देख लो क्लाइंट को ये बात भी बता देना, अरे क्लाइंट को ये बात मत छोड़ना, ये बात भी बता देना, अरे क्लाइंट को तुम है ना पहले रेस्टोरेंट लेके जाना फिर खाना खिलाना, तब उसका बात बनेगा। फिर अरे क्लाइंट को तुम ना, क्लाइंट की वाइफ को तुम कुछ गिफ्ट देना, तब क्लाइंट खुश हो जाएगा। और इस तरह से सिंगापुर में जो भी तुम्हारा काम है वो इजीली कंप्लीट हो पाएगा। तो सिंगापुर का क्लाइंट का ये देखना वो देखना, सिंगापुर का जो ऑडियंस आएगा उसको तुम ये जरूर बताना वो जरूर बताना। तब एक इंसान पागल हो जाएगा, बोले कितना पक पक करता है यार, हमको बोलने तो दो, हमको काम करने तो दो, तुमको काम करने के लिए दिया है और फिर तुम अपने ही 10 गो भाषण दे रहा है, तो हम काम कर पाएंगे बताओ। तो इसीलिए एक इंसान को जब आप जॉब देते हैं तो उसको ऑटोनॉमी भी देना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मान लीजिए क्या ये, अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि हार्दिक पांड्या क्या करता है कि वो बताता है एक अपना बॉलर को कि देखो तुम ये वाला बॉल फेंको, फिर अगला बॉल तो बोलता है ये वाला फेंको, अब अगला बॉल फिर ये वाला बॉल फेंको, ये बॉल फेंको वो बॉल फेंको वो बॉल फेंको। इससे क्या होगा कि जो बुमराह है या जो बॉलर है वो सोचेगा कि यार हम खुद खुद से कुछ करने ही नहीं दे रहा है, हम खुद से करेंगे तो हम ज्यादा बेटर तरीके से हम आउट कर पाएंगे किसी भी बैट्समैन को, है ना। तो खुद का इंडिपेंडेंस किसी काम को करने के लिए बहुत जरूरी है। बार बार टोकना किसी को नहीं पसंद है। आप भी कहीं पर काम करोगे लेकिन आपको बार बार टोका जा रहा है कि ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऑटोनॉमी चाहिए। जब ऑटोनॉमी आपके पास आएगा कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, बिना रोक टोक के आप काम कर रहे हैं, तो उससे आपको फीलिंग आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर मान लीजिए कि आपका मैनेजर बोल दिया है कि देखो आर्यन, तुम जाओ सिंगापुर में, तुम मार्केटिंग कर रहा है ना, ये पूरा मार्केटिंग का जिम्मेदारी हम तुमको दिए, हम कुछ भी नहीं पूछेंगे तुमसे कि तुम सिंगापुर में क्या करता है, लेकिन सिंगापुर से तुम जीत के आना, तुम सिंगापुर में अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग एकदम तगड़ा करना। कर लेगा ना आर्यन? तो हमको कैसा फील होगा, यार हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है मेरा बॉस, हम तो जरूर करके आएंगे, हम तो जरूर करके आएंगे। तो जॉब में ऑटोनॉमी भी बहुत जरूरी होता है, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी का भावना जागृत होता है। और तीसरा है फीडबैक फ्रॉम जॉब। कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमको फीडबैक जरूर चाहिए, फीडबैक फ्रॉम जॉब। मान लीजिए कि हम भी तो कहीं पर फंस सकते हैं, हम कुछ गलती कर रहे हो तो कभी कभी हमको फीडबैक भी चाहिए कि क्या हम सही किए हैं, क्या हम गलत किए हैं। ये चीज होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमको नॉलेज होगा रिजल्ट के बारे में, कि हम जो कर रहे हैं वो सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि हम मार्केटिंग किए, ठीक है, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। मान लीजिए कि हम मार्केटिंग किए जाके सिंगापुर में बढ़िया से,
और वो वीडियो मेरा बॉस के पास चला गया। तो मेरा बॉस देख रहा है कि हाँ, ये गलती ये कर दिया, अच्छा कोई बात नहीं, हम आर्यन को समझा देंगे। तो फिर आर्यन को कॉल करेगा वो और बोलेगा कि देखो आर्यन, तुम ये गड़बड़ कर दिया, इसको ठीक कर लेना आगे से, ठीक है। तो फिर हम आर्यन समझ जाएगा, हाँ यार ठीक बोल रहे हैं सर, ओके सर हम कर लेंगे इसको। फिर आर्यन का बॉस ही बोलेगा कि ये वाला जो पॉइंट तुम बोला है ना सिंगापुर का ऑडियंस के सामने, ये बेस्ट पॉइंट है, इससे हमारा प्रोडक्ट का मार्केटिंग एकदम तगड़ा हो गया। तो हमको खुशी मिलेगा, हाँ यार जो हम करना चाहते थे वो हम कर लिए। तो उससे क्या होगा, इस तरह का जब जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, इस तरह से जब जॉब का गुण होगा, तो एक इंसान को मीनिंगफुलनेस भी मिलेगा, काम करने में मजा भी आएगा, है ना। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भावना जागेगा, और फीडबैक की वजह से उसको जो वो काम कर रहा है उसका नॉलेज भी होगा कि रिजल्ट मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके ये 3 चीज अगर रहेगा तो एक इंसान मोटिवेटेड फील करेगा, ठीक है। तो मोटिवेशन हाई रहेगा। ऑब्वियस सा बात है, मोटिवेशन हाई रहेगा, दूसरा हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मेरा सेटिस्फैक्शन भी हाई रहेगा। यहाँ पर देखिए, अगर हमको खुद से ऑटोनॉमी दे रहा है, खुद से आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, तो इसमें मेरा ग्रोथ भी होगा, है कि नहीं। और मेरा काम भी इफेक्टिव हो पाएगा, तो मेरा काम भी इफेक्टिव हो पाएगा, इफेक्टिवनेस भी हाई रहेगा। तो ये थ्योरी यही कहता है कि एक जॉब में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जिससे एक इंसान मोटिवेटेड फील करे। तो एक जॉब में इतना कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, स्किल वैरायटी होना चाहिए, टास्क आइडेंटिटी होना चाहिए, और टास्क सिग्निफिकेंस होना चाहिए। तब तो मीनिंगफुलनेस आता है किसी भी जॉब को करने का। फिर ऑटोनॉमी भी रहना चाहिए जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, और फीडबैक आपको मिलते रहना चाहिए जिससे आपको ये मालूम रहेगा कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब मान लीजिए इस ये जो है मॉडल है, इससे मान लीजिए कि हम एक स्कोर निकालते हैं, उस स्कोर से हम हर एम्प्लॉय को जज करेंगे। तो ये स्कोर हम कैसे निकालेंगे, इस स्कोर को कहते हैं एमपीएस। इसको कहते हैं एमपीएस, मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर, मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर। ये आपसे सवाल में अगर हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर किस तरह से निकलता है, इसमें निकलता है, देखिए इन तीनों का आप कर दीजिए एवरेज। इन तीनों का एवरेज क्या करिएगा, कैसे करिएगा, स्किल वैरायटी लिखिएगा प्लस टास्क आइडेंटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंस, और डिवाइड कर दीजिएगा 3 से। तो इसका एवरेज आ गया, तो इसका एवरेज आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसका एवरेज से, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसका एवरेज से। तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा ऑटोनॉमी, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फीडबैक फ्रॉम जॉब। तो यहाँ से आपको एमपीएस निकल के आ जाएगा, मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर निकल के आ जाएगा। ये पूरा मॉडल यही कहता है, ये पूरा मॉडल को मैंने यहाँ पर आपका चिपका दिया है, सब कुछ दे दिया दिमाग में। तो, चलिए अब हम लोग चार्ट देखते हैं, चार्ट में क्या कह रहा है। चार्ट में भी सिंपल है, जो मैंने आपको यहाँ बताया वही चार्ट में भी लिखा हुआ है। तो ये थ्योरी क्या कहता है कि वो कौन कौन सा जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जिससे हम लोगों को मोटिवेशन हो, ग्रोथ हो, जनरल सेटिस्फैक्शन बढ़े, और इफेक्टिवनेस भी हो। ये 4 चीज पाने के लिए हमारे जॉब में मीनिंगफुलनेस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भावना जागना चाहिए, और रिजल्ट का नॉलेज होना चाहिए। मीनिंगफुलनेस के लिए एक जॉब में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, स्किल वैरायटी होना चाहिए, जिस जॉब में ज़्यादा स्किल लगे। दूसरा टास्क आइडेंटिटी होना चाहिए कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं इसका हम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्लैरिटी मिलना चाहिए। तीसरा टास्क सिग्निफिकेंस, टास्क क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, जॉब क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमको मालूम होना चाहिए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमारे जॉब में ऑटोनॉमी होना चाहिए, मतलब हमको कुछ इंडिपेंडेंस दिया जाना चाहिए कि हमको किस तरह से काम करना है, बात बात पे रोक टोक नहीं होना चाहिए। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स के लिए हमारे जॉब में फीडबैक जरूरी है कि हमको रेगुलर फीडबैक मिलते रहना चाहिए। मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर किस तरह से कैलकुलेट होता है, सबसे पहले हम लोग मीनिंगफुलनेस का जो भी जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका एवरेज करते हैं। स्किल वैरायटी मल्टी प्लस टास्क आइडेंटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंस, इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से ताकि एवरेज हो जाए। फिर मल्टीप्लाई करते हैं ऑटोनॉमी के साथ, फिर मल्टीप्लाई करते हैं फीडबैक के साथ। ये तो सिंपल हो गया। अब हम लोग अगला थ्योरी देखते हैं, पॉटर एंड लॉलर मॉडल। तो अब हम लोग देखेंगे पॉटर एंड लॉलर मॉडल को। पॉटर एंड लॉलर मॉडल को समझने के लिए सिर्फ एक चार्ट ही काफी है।
ये चार्ट आप समझ लोगे तो पॉटर एंड लॉयलर मॉडल आपका समझ में आ जाएगा। लेकिन पॉटर एंड लॉयलर मॉडल जो है ये एक्सटेंशन है किस थ्योरी का, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का। तो ये एक्सटेंशन है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो अगर ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपने देखा है तो ये और आसान लगेगा आपको, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी का नाम है पॉटर एंड लॉयलर। क्यों? क्योंकि इसको लाइमन पॉटर के द्वारा दिया गया था और एडवर्ड लॉयलर के द्वारा दिया गया था। मैंने लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि एक इंसान कितना एफर्ट डालेगा वो दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला कि वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, उसको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है एफर्ट डाल करके, क्या वो रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है, क्या वो रिवॉर्ड उसको चाहिए, क्या वो रिवॉर्ड को वैल्यू देता है। एग्जाम्पल के लिए कि आपको वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड में बोल रहा है कि आप एचएससी का एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा या फिर बैंक का एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा, तो आपको क्या यही चाहिए? तो आप बोलेंगे हाँ हमको तो यही चाहिए, तो आप ज्यादा एफर्ट डालिएगा, है ना। तो रिवार्ड को आप कितना वैल्यू देते हैं उससे डिपेंड करता है आपका एफर्ट कितना होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या चीज पर डिपेंड करता है, परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब कितना एफर्ट लगा करके आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आपको इसका मालूम है, मान लीजिए कि रिवॉर्ड का प्रोबेबिलिटी हाई है, रिवॉर्ड मिलने का चांसेस ज्यादा है, अगर रिवॉर्ड मिलने का चांसेस ज्यादा है तो आपका एफर्ट भी ज्यादा होगा। तो आपका एफर्ट दो चीज पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। एक पहला कि आपको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है उसका आप कदर करते हैं, तो एसएससी और बैंक का जॉब, हाँ यार कदर करते हैं। दूसरा कि रिवॉर्ड मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको लग रहा है कि हम इस बार पढ़ लेंगे तो हम एग्जाम निकाल लेंगे, तो आपके हिसाब से रिवॉर्ड का प्रोबेबिलिटी हाई है, रिवॉर्ड मिलने का, एसएससी या बैंक जॉब निकालने का प्रोबेबिलिटी या फिर बोले चांसेस हाई है। अगर चांसेस भी हाई है कि आपको जॉब मिल सकता है और आप वैल्यू को रिवॉर्ड भी करते हैं, मतलब रिवॉर्ड को वैल्यू भी करते हैं, तब आपका एफर्ट भी ज्यादा होगा। आप दिल से एफर्ट लगाइएगा, दिल से अपना एनर्जी झोंकिएगा किसी भी चीजों में, तो आपका एफर्ट हाई रहेगा। उस एफर्ट से आप कुछ परफॉर्मेंस करिएगा, एग्जाम में कुछ लिख करके आइएगा, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आइएगा। अगर आप अच्छा स्कोर कर देते हैं तो उसमें आपको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी मिलेगा और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड भी मिलेगा। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या होता है? एग्जाम्पल, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आप अगर एग्जाम निकाल लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, ठीक है। आप स्टेटस डालिएगा तो आपका स्टेटस भी हाई हो जाएगा, है कि नहीं? ये सब आपको मिल जाएगा। और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड में क्या होगा, आपका सैलरी बढ़ जाएगा, है ना, आपको प्रमोशन मिलेगा, जो भी जॉब आप कर रहे हैं उससे आप मान लीजिए बैंक जॉब कर लेने लगे तो आप और प्रमोट हो जाइएगा तो आपको प्रमोशन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, है ना, ये सब मिलेगा आपको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड में। तो यहाँ पर फिर एक सवाल आएगा कि आपका सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप परफॉर्म किए हैं और आपको रिवॉर्ड मिला है, ठीक है, और आप बैंक जॉब में या एसएससी में सेलेक्ट हो गए, तो आप पूरा सेटिस्फाई हो जाइएगा, हो जाएगा ना सेटिस्फाई। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप वहां पर परफॉर्म करें, अच्छा भी किए परफॉर्म, लेकिन आपका एसएससी या बैंक का जॉब अच्छा नहीं हुआ, आपको जॉब नहीं मिला, लेकिन आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो गया था, इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग गया, यार हम अब अगला बार तो निकाल लेंगे, ठीक है। आपका स्टेटस भी हाई हो गया क्योंकि पहले आप प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पा रहे थे, अभी तो आप मेंस एग्जाम निकाल के बैठ गए, तब स्टेटस भी आपका बढ़ गया, ठीक है। एक्सट्रिंसिक अवार्ड आपको नहीं मिला, सैलरी प्रमोशन ये सब आपको नहीं मिला, ठीक है, लेकिन रिवार्ड आपको अभी भी मिला है। ये मत भूलिए, रिवार्ड तो आपको अभी भी मिला है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है, स्टेटस हाई हो गया है, तो रिवार्ड आपको अभी भी मिला है। लेकिन क्या इस रिवॉर्ड से आप सेटिस्फाई होंगे? नहीं होंगे। इसका रीजन क्या है? जो आप सोचे थे वो रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, तो आपका जो परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड था वो नहीं हुआ, परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड नहीं हुआ। इसकी वजह से आपको डिससेटिस्फैक्शन जाग गया और इसकी वजह से फिर आप वापस से जाइएगा और आप फिर से सोचिएगा कि हमको रिवॉर्ड मिलने का चांसेस कितना है। अगर रिवॉर्ड मिलने के चांसेस ज्यादा है तो आप फिर से एफर्ट लगाइएगा, समझे? तो यही है पूरा खेल। फिर से इसको एक बार समझते हैं हम लोग। आप मोटिवेटेड नहीं रहिएगा या फिर रहिएगा, वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है ये पूरा प्रोसेस से, ठीक है। आप कितना एफर्ट डालने वाले हैं, ये दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला, जो रिवॉर्ड है वो कितना अट्रैक्टिव है, रिवॉर्ड आपको कितना आकर्षित कर रहा है, ठीक है। और दूसरा कि आपको क्या लगता है कि रिवॉर्ड मिलने का चांसेस कितना है। अगर रिवॉर्ड मिलने का चांसेस ज्यादा है
और वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, मतलब आप रिवॉर्ड को वैल्यू भी करते हैं, तो आप एफर्ट ज़्यादा करिएगा। आप जब एफर्ट करिएगा तो आप कुछ परफॉर्म करिएगा। अगर आप परफॉर्म अच्छा कर लिए तो आपको इंट्रिंसिक अवार्ड, एक्सट्रिंसिक अवार्ड मिलेगा। वो ये एक्सट्रिंसिक अवार्ड या फिर इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड से आपका सेटिस्फैक्शन होगा। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, इसका मतलब कि जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला, वो रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, इसका मतलब कि परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड आपके पास नहीं रहा, इसीलिए आप वापस से फिर एफर्ट डालने लगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड रह गया, मतलब जो आप चाहिए था आपको मिल गया, आपको जॉब चाहिए था आपको जॉब मिल गया, तो आप सेटिस्फाई हो गए ना। अब ये है पूरा चार्ट, ये चार्ट यही कहता है कि एक इंसान को सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब वो जो सोच रहा है रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड उसको मिल जाए। इसीलिए यहां कहता है कि सेटिस्फैक्शन इज डिटरमाइंड बाय परसीव्ड इक्विटी ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड फॉर हाई लेवल परफॉर्मेंस। बोल रहा है कि इंट्रिंसिक रिवॉर्ड और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड आप जो सोच रहे हैं वही मिल जाए, परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड हो जाए, तब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। यहां पर दो चीज मैंने आपको नहीं बताया अभी, ये एबिलिटी एंड ट्रेट्स और रोल एंड परसेप्शन, अभी बताते हैं। कहता है कि जब आप एफर्ट डालोगे तो उससे आप परफॉर्म करोगे। तो एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच में दो चीज रहता है, दो चीज मॉडरेटर है, दो चीज डिपेंड करता है। अगर आप एफर्ट डाल देते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस होने के लिए दो चीज मैटर करता है, एक एबिलिटी एंड ट्रेट्स और दूसरा रोल एंड परसेप्शन। एबिलिटी एंड ट्रेट्स कि आपका क्या एबिलिटी है। आप मान लीजिए कि आप 16 घंटा का एफर्ट डाल रहे हैं, आप 16 घंटा का एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन आप में एबिलिटी ही नहीं है, तो क्या परफॉर्मेंस अच्छा होगा? नहीं होगा। तो आप 16 घंटा जब पढ़ रहे हैं तो आपका एबिलिटी भी होना चाहिए कि आप उस 16 घंटा में किस तरह से पढ़ाई करते हैं, याद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो आपका एबिलिटी और आपका गुण, आपका ट्रेड्स वहां काम आएगा, समझे। एबिलिटी और ट्रेड्स आपका काम आएगा। दूसरा, रोल परसेप्शन आपका काम आएगा। जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर मान लीजिए आप एसएससी का काम कर रहे हैं तो आप उस रोल का क्या परसीव करिएगा। आप सोचिएगा एसएससी बहुत बड़ा जॉब है, उसके लिए हमको दिन रात पढ़ाई करना चाहिए। तो आपका रोल परसेप्शन क्या है कि आपको दिन दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। तो जब आप दिन रात मेहनत करने का सोच रहे हैं, इसका मतलब कि आप एफर्ट भी डालिएगा, आप परफॉर्मेंस भी निकालिएगा, है ना। इसीलिए दो चीज जो आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करता है कि आपका परफॉर्मेंस आएगा कि नहीं आएगा एफर्ट से। पहला एबिलिटी एंड ट्रेट और दूसरा रोल एंड परसेप्शन। तो आप पूरा ये समझ गए ये चार्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या लिखा हुआ उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये दिया गया था लाइमन पॉटर के द्वारा और एडवर्ड लॉलर के द्वारा, इसीलिए इसको कहते हैं पॉटर एंड लॉलर मॉडल, ठीक है। ये जो मॉडल है ये क्या कहता है, ये कहता है, ये प्रिडिक्ट करता है कि जो सेटिस्फैक्शन है ये किस तरह से आता है, जब परसीव्ड इक्विटी ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवार्ड हो जाए। परसीव्ड इक्विटी मतलब, परसीव्ड मतलब आपको लगता है, ठीक है। इक्विटी मतलब इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। जैसा आपको चाहिए था, जैसा आपको चाहिए था वही चीज इक्वल हो गया एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड के साथ, इसीलिए आप सेटिस्फाई हो गए। जो आपको लगता था, जो आपको चाहिए था, वैसा ही रिवॉर्ड आपको मिल गया, इसी को बोलते हैं परसीव्ड इक्विटी ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, ठीक है। ये जो थ्योरी है इसका 4 अजम्पशन दिया गया है। 4 अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन कहता है कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक इंडिविजुअल फैक्टर पे जैसे कि पर्सनालिटी, स्किल, नॉलेज, और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर पे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या पॉलिसी है, क्या कल्चर है, ये सब पर डिपेंड करता है। तो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो दो चीज पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल फैक्टर जैसे कि उसका पर्सनैलिटी, स्किल, नॉलेज, और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है स्ट्रक्चर, पॉलिसी क्या है, रूल्स क्या है, कल्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का बीच में। तो ये सब पे डिपेंड करता है, ये पहला एजम्पशन हुआ। दूसरा एजम्पशन कहता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो रैशनल है। रैशनल है मतलब अपना दिमाग का इस्तेमाल करके काम करता है, ठीक है। वो जो भी बिहेवियर करेगा उसके पीछे वो कुछ कॉन्शियस डिसीजन लेता है, मतलब अंधाधुन नहीं लेता है, सोच विचार करके चलता है। ये दूसरा एजम्पशन है। तीसरा एजम्पशन क्या है कि हर इंडिविजुअल का गोल, उसका नीड्स, उसका डिजायर अलग अलग होता है। और चौथा एजम्पशन कहता है कि
आपका जिस तरह से एक्सपेक्टेशन रहेगा उसी तरह से आप चीज़ों को करने के लिए आगे बढ़िएगा और चीज़ों को करिएगा, और वो चीज़ों को करने के बाद आपको कुछ आउटकम मिलेगा जो आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो क्या क्या एजम्पशन है? पहला एजम्पशन है कि एक इंसान का बिहेवियर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक इंडिविजुअल फैक्टर, जैसे कि वो खुद कैसा है, उसका क्या पर्सनैलिटी है, क्या उसका स्किल है, क्या नॉलेज है, और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर कि वो किसके बीच में रहता है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का लोग कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी क्या है, रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या कल्चर है। तो ये दो चीज़ों पर एक इंसान का बिहेवियर डिपेंड करता है। दूसरा, एक इंसान रैशनल होता है, मतलब एक इंसान अपना दिमाग का इस्तेमाल करके काम करता है, पागल जैसा काम नहीं करता है। वो जो भी बिहेवियर करता है, जो भी काम करता है, उसके पीछे वो कुछ सोचता है तभी काम करता है। तीसरा अजम्पशन बोलता है कि हर इंडिविजुअल का अलग अलग गोल होता है, अलग अलग डिजायर होता है, अलग अलग नीड होता है। उस गोल, डिजायर, नीड की वजह से ही वो बिहेवियर कुछ करता है। और चौथा, कि उसका जो एक्सपेक्टेशन रहता है उस हिसाब से वो काम करता है और उससे उसको कुछ आउटकम मिलता है। तो ये चार अजम्पशन दिया गया। इस अजम्पशन के बेस पर आपको कहा गया कि एक एफर्ट करने के लिए एक इंसान को दो चीज सोचना पड़ता है कि जो हमको रिवॉर्ड मिलेगा क्या उससे हमको फायदा होगा, क्या वो अट्रैक्टिव है, और दूसरा कि क्या हमको रिवॉर्ड मिलने का चांसेस है कि नहीं है। अगर दोनों चीज हाई होगा तो हम ज्यादा एफर्ट करेंगे, ज्यादा एनर्जी डालेंगे, और वो एफर्ट करके परफॉर्मेंस होगा। ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, वो दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला क्या चीज पर डिपेंड करता है कि आपका एबिलिटी क्या है, आपका गुण क्या है, आपका ट्रेड्स क्या है। ठीक है, दूसरा कि आप जो रोल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका परसेप्शन क्या है, आप उस काम के बारे में कैसे सोच रहे हैं, क्या वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तब तो आप काम अच्छा से करिएगा, परफॉर्म अच्छा करिएगा। अगर वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो परफॉर्म करने के लिए दो चीज डिपेंड करता है। एक, कि आपका रोल परसेप्शन होना चाहिए बढ़िया, आप बढ़िया से सोचते हो अपने काम के बारे में, और दूसरा आपके अंदर एबिलिटी हो जाए। जब आप परफॉर्म अच्छा कर लीजिएगा तब आपको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मिलेगा, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मिलेगा। इंट्रिंसिक मतलब अंदर वाला रिवॉर्ड, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा कि आप अचीव कुछ किए हैं, आपको स्टेटस अंदर से फील होगा कि हाँ यार हम तो कुछ कर सकते हैं, सेल्फ स्टीम आगे होगा, वो भी आप देखिएगा। ठीक है, ये हो गया इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। और फिर एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड भी मिलेगा जो बाहर वाला व्यक्ति आपको देगा, जैसे कि आपको सैलरी देगा, प्रमोशन देगा, बोनस देगा, ठीक है, कमीशन देगा, वगैरह वगैरह आपको रिवॉर्ड देगा। ये रिवॉर्ड आपका मन में सोचा हुआ रिवॉर्ड से अगर मैच करता है, मतलब परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड होता है, तब तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और अगर आपका मन में सोचा हुआ रिवॉर्ड के जैसा आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, मतलब कि परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड मैच नहीं किया, तो आप क्या होंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, फिर वापस से आप एफर्ट करने के लिए जाइएगा। तो ये मैंने आपको क्लियरली समझाया, ये पूरा पॉटर एंड लॉलर का थ्योरी को। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये इंप्रूवमेंट है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस थ्योरी में तीन चीज का बात हुआ, एक एफर्ट का बात हुआ, एक परफॉर्मेंस का बात हुआ, और सेटिस्फैक्शन का बात हुआ। ठीक है, तो ये दो चीज मैंने आपको बता दिया, पॉटर एंड लॉलर मॉडल और हैकमैन एंड ओल्डहम कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। ठीक है, तो ये ठीक है, ये सिर्फ वीडियो देख लेने से आपका काम बन जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा कट करके फिर मैराथन सेशन में डालूंगा, तो जब आप मैराथन सेशन देखोगे उसके बाद फिर आपको कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, उसके बाद सीधा आप एग्जाम में बैठ जाओगे तो भी इस टॉपिक से नंबर उठा लोगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो में जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट आपको बहुत फायदा देने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये जो मेरा नोट्स है ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट फेस हो रहा है या फिर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो कुमार आर्यन 786 इसमें आप जाकर के मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट देखता हूँ और उसका रिप्लाई भी तुरंत दे देता हूँ। ठीक है, तो वहां पर भी मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, जब तक के लिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।